नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत जी की तारीफ में आपको बरबस बोलना ही पड़ेगा, उनकी तारीफ आपको करनी ही पड़ेगी। जबरदस्त जबरदस्त फैसला था उनका। और आज मैं आपको कुछ दृष्टांत भी देने वाला हूं कि कैसे जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत धीरे 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 सफाई अभियान में लग गए हैं। आज के पहले तक किसी भी जज महोदय ने या सीजीआई ने कुछ निर्णय तो आए, लेकिन इतना वाइडली जिन बातों की चर्चा हो रही थी, कुछ जजों के ऊपर आरोप लग रहे थे, गंभीर आरोप लग रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे थे, अपने लोगों को फेवर करने के आरोप लग रहे थे, उनके बारे में संज्ञान ले करके निर्णय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इससे संदेश सभी जजों को दे देना, और संकेत और संदेश दोनों दे देना, इशारा भी और संदेश भी दोनों भेज देना। संकेत ये हुआ कि ऐसा हो रहा है, और संदेश तो साफ साफ स्पष्ट है, आप उसे लें या ना लें, यह आपको तय करना पड़ेगा। देश के सभी हाई कोर्ट के जजों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को साफ साफ जस्टिस सूर्यकांत ने संकेत और संदेश दे दिया है। ताजा जो मामला है उस पर मैंने एक दिन आपको जिक्र किया था एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ, लेकिन आज मैं उसके अंदर की बात बता रहा हूं। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ एक लिखित कंप्लेन आता है। वो राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है, वो चीफ जस्टिस के पास भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा जाता है, और ये एक एप्लीकेशन मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा जाता है कि माननीय जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के व्यवहार पे संज्ञान लेना चाहिए, उनके आचरण पर, उनकी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, उनकी जुडिशियल ऑनेस्टी को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए। अब वो सही है गलत है, इस मामले में पत्र जाता है, और हर तरफ वो पत्र सर्कुलेट होता है। ये पत्र जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उनके पास, और मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस के भी पास जाता है। और उसमें कैटेगोरिकली जो आरोप हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। इसके पहले भी वो आता है, लेकिन पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत पदभार संभालते हैं, उनकी नजर इस तरह के सारे एप्लीकेशन पर पड़ना शुरू होता है। जो जो एप्लीकेशन उनके संज्ञान में आता है उस पर वो फौरन फैसला लेना शुरू करते हैं। और जुडिशियल गैलरी में बहुत गंभीर चर्चा चल रही है जजों के बीच में और वकीलों के बीच में कि साहब ये जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय संकेत और संदेश दोनों है एक साथ। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, जिसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं, उस कॉलेजियम ने फैसला किया कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को मुंबई हाई कोर्ट से तबादला कर दिया जाए। अब पहली जो प्रेयर थी, जो इनके खिलाफ जो पत्र आए थे, आरोपों की जो झड़ी थी एक प्रकार से, उसमें एक प्रार्थना यह भी थी कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को मुंबई से इनको ट्रांसफर किया जाए। क्यों ट्रांसफर किया जाए? क्योंकि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का एक पॉलिटिकल क्लाउट है। उनकी जो कजन है वो एक राजनीतिक पार्टी से उनका संबंध है, और उस राजनीतिक पार्टी का
पूर्ववर्ती सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, उनसे उनका सीधा संबंध है और उनसे रिलेटेड जो भी मुकदमे आते हैं और वो अगर संयोगवश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास जाता है तो फैसले प्रभावित होने की संभावना है और फैसले पर प्रभाव पड़े भी हैं। एक दो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और उसी में एक एग्जाम्पल था रिया चक्रवर्ती का, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को जो क्वैश किया था वो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच थी और उन्होंने, जबकि वो सीबीआई को ये पूछ सकती थी कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने ये कहा है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर चुकी है, तो लेकिन आपने इन्हें अभी तक कस्टडी में क्यों नहीं लिया? ये सिर्फ ये इस आधार पे आप उनके लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जो उस वक्त सीजेआई थे, उनके पुत्र चूंकि उनके सामने एफआईआर हो रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ फेवर किया गया, क्योंकि सतीश मान सिंधे को, जो रिया चक्रवर्ती की वकील थे, उनको हटाया गया और अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया और अभिनव चंद्रचूड़ जब एफआईआर हुए तो जाहिर है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बैक ऑफ माइंड में जो आरोप है, जो बैक ऑफ माइंड में यह बात रही होगी कि चीफ जस्टिस के पुत्र अगर एफआईआर हो रहे हैं तो कोई ना कोई बात कह रहे थे। अब वो उसमें एक लीगल पॉइंट उन्होंने ढूंढ लिया कि सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए कस्टडी में नहीं लिया है। ये बात सही है, सीबीआई को कस्टडी में लेना चाहिए था, लेकिन अब सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी अपना लूप होल्स खोल के रखती है, वो कुछ रास्ता दे करके रखती है जुडिशरी को कि वो हमें फटकार दे और अपने क्लाइंट को वो फायदा पहुंचा दे। तो साफ साफ इसमें दिख रहा है कि सीबीआई ने भी मिली भगत करके कस्टम को सिर्फ पूरा किया और उनके लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए सिर्फ अपना अपीयरेंस तो दिया। सीबीआई के वकील वहां अपीयर तो हुए, लेकिन सीबीआई के वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि आपने पिछले 4 वर्षों में क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी किया है। तो जाहिर है सीबीआई खुद एक तो प्रोटेस्ट कर रही है और बहाना दे रही, उसमें कह रही है कि एसआईटी की का जिक्र कर रही है और ये 2023 दिसंबर में कर रही है। आप सोचिए, तब जबकि पीआईएल लग रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत केस में और उस वक्त ये क्वैश किया जा रहा है और क्वैश हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण थे, जब चंदा कोचर को लेकर के आईसीआईसीआई बैंक का जो मामला था उसमें इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के बहुत गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। कई करप्शन के चार्जेस हैं जस्टिस रेवती मोहिते के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे और उस आरोप की प्रति लेकर के एक पत्र लिखा गया था राष्ट्रपति महोदय के पास और चीफ जस्टिस के पास। अब चीफ जस्टिस ने उसका संज्ञान लिया और उनका तबादला हो गया है। तबादला का तात्पर्य यह नहीं है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर जो भी आरोप हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है मेरा और ना ही इसका संज्ञान इस तरह से लेना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किसी जज को ट्रांसफर किया जाता है एक ऐसे कोर्ट में जहां 90 जजों की संख्या वाले कोर्ट से 4 जजों की संख्या वाले कोर्ट में जब आप जाते हैं, तो ऐसा जुडिशियल पावर गैलरी अनुमान लगाता है कि ये आपके लिए पनिशमेंट है। इसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, नहीं कहते हैं, अब ये जुडिशियल गैलरी वाले जाने, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चर्चा आम है कि मेघालय हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर हुआ है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का, तो ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग है और यही एक आधार बन रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक प्रकार से पनिश कर दिया अपने सबऑर्डिनेट को और सबऑर्डिनेट के खिलाफ जो आरोप आए थे और उसका संज्ञान जस्टिस सूर्यकांत ने, सीजीआई ने ले लिया। यह चर्चा है। लेकिन अगर आप जस्टिस सूर्यकांत से सीजीआई से पूछेंगे कि क्या आपने ऐसा किया, तो वो बिल्कुल इसको नकारेंगे क्योंकि यह आधार है ही नहीं। किसी न किसी को तो मेघालय हाईकोर्ट जाना ही है। अब जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जाए या कोई और जाए, ये देखने में आपको लगता है। अंदर की कहानी यह है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ
एक प्रकार से गंभीर संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन की तरफ से। अब ये जो फैसला है, ये तमाम जजों के लिए सीधा संदेश है कि अगर आपके खिलाफ कहीं से भी देश के किसी भी कोने से कोई शिकायत आती है तो सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना नहीं रहेगा, एक्शन लिया जाए। आज मैं आपको इन्हीं जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत का वो निर्णय जिसमें ही वॉज वन ऑफ द जज था, वो पूरी बेंच थी और जिसमें कि उस वक्त सुओ मोटो लिया गया था, 2021 की बात मैं बता रहा हूं, सुओ मोटो लिया गया था और किसके खिलाफ? पावरफुल सरकार के पावरफुल मिनिस्ट्री में सबऑर्डिनेट मिनिस्टर के खिलाफ। होम मिनिस्ट्री में डिप्टी होम मिनिस्टर जो होते हैं, जो स्टेट होम मिनिस्टर जो होते हैं, होम मिनिस्ट्री में डिप्टी होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी, याद कीजिए लखीमपुर खेरी का वो चर्चित मामला जिसमें डिप्टी होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी के पुत्र साहब जो हैं आशीष मिश्रा जो हैं वो एसयूवी चलाते हुए कई किसानों को रौंद दिया था और वो आंदोलन चल रहा था, किसान उनको घेर रहे थे, जो भी स्थिति थी, लेकिन वो रौंदते चले गए और उसमें कुछ किसानों की मृत्यु हो गई। इस पर सुओ मोटो संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो फैसला दिया था उसकी वो कितना महत्वपूर्ण था, जरा उसको सुनिए आप। और अभी जब जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का तबादला किया है तो क्या संदेश है। और प्रत्येक दिन सीजीआई प्रत्येक दिन एक से एक फैसले दे रहे हैं और हर छोटी छोटी बातों को संज्ञान में लेकर, कल हम लोगों ने अपने जिक्र किया था कि कैसे एक जूनियर वकील को उन्होंने खत लिखा है। इसके पहले वो लगातार कह रहे हैं कि आप अमीरों का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आम लोगों का ये सुप्रीम कोर्ट है। बड़े बड़े वकील जो आ जाते हैं बड़े कॉर्पोरेट घरानों का केस लेकर के और घंटों बैठे रहते हैं क्योंकि हजारों करोड़ का मामला होता है वहां पे, तो बाकी लोगों के लिए वक्त नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, यह चलने वाला नहीं है। तो आपको अब तय करना पड़ेगा आपका समय कितना आप ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते हैं। जो केस था 2021 का, उसमें 2022 में जो केस नंबर 337 है, by the first SUV incident resulted in 8 deaths and several suffered injuries, though matter found currently under investigation by the local police and SIT found already formed but slow pace, manner and outcome of the investigation conducted so far, as well as the composition of the SIT charged with investigating the matter found not satisfactory. SIT गठित हो गई है, लोकल पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो संतोषप्रद नहीं है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने साहब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा resultantly in order to preserve the faith and trust of people in the criminal administration of the justice system, and further to assure full and complete justice to the victims of crime, ongoing investigation directed to be monitored by former judge of High Court of another state
and SIT directed to be constituted, infused with directly recruited IPS officers who do not hail from the state of the UP, though allocated to UP Cadre Criminal Procedure Code 1973 157. The Supreme Court is equally concerned about guaranteeing an impartial, fair, and just and thorough investigation into the incident which has resulted in such a tragic loss of lives of protesters as well as some other person. क्या कहा इन्होंने कहा कि कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी, और ध्यान रखिए कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी। जो आईपीएस न्यूली अपॉइंटेड आईपीएस हैं वो देखेंगे, और जो जज होंगे वो दूसरे कोर्ट के होंगे, वहां के नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, वो दूसरे स्टेट से होंगे। इस तरह से इंक्वायरी होगी, मतलब जस्टिस नॉट delivered, rather justice should be seen happening, should be seen too. जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि आपको न्याय होता हुआ दिखना चाहिए कि आपकी न्याय प्रणाली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है और फियरलेस है, निर्भीक भी है, निडर है। वो किसी के प्रभुत्व में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है। और ये किसके खिलाफ हो रहा है, सुन लीजिए। होम मिनिस्ट्री के आदेश पर ये सभी नाचते रहते हैं, उसके लिए कह रहे हैं ये। आप कल्पना कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े शुभ दिन आ गए हैं जब सीजीआई सूर्यकांत ने मोर्चा संभाल लिया है। जिनको भी ये शक है, किसी को भी ये शक है कि नहीं कोर्ट में तो सब चलता है, मैनेज हो जाता है, वहां पे अभी चल रहा है, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ सामने है, उसके बाद भी ये सब कुछ चलाया जा रहा है, टाइम पर टाइम, तारीख पर तारीख चल रहा है मामला। ये चलने वाला नहीं है, लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। ये साफ देखिए कि जो सरकार में, जो पार्टी सरकार में है, उसी पार्टी के नेता के पुत्र के खिलाफ इस तरह का संज्ञान कोर्ट ने लिया। इसलिए ठाकरे साहब, आपके दुर्दिन शुरू हो गए उसी दिन जिस दिन सीजेआई सूर्यकांत जी ने पदभार ग्रहण कर लिया। और सीजीआई अब इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट कर दिया है कि सीजीआई न्याय को लेकर के भारतीय जनमानस में जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसकी बहाली किसी भी कीमत पर करेंगे और करके रहेंगे। हर एक दिन का उनका कृत्य ये स्पष्ट कर रहा है। भाषा को लेकर के जो उन्होंने आदेश दिया, जूनियर वकीलों को जो पत्र लिख करके बताया, इसके अलावा जो अमीर और गरीब और कॉमन मैन के लिए जो उन्होंने आदेश दिया, ये सारे आदेश एक एक करके सभी देश की अदालतों में गूंज रहे हैं, गुंजायमान हैं, परेशान किए हुए हैं सभी को। तो जिनकी दुकानदारी चल रही थी अभी तक भ्रष्टाचार की, वो सारे जज हलकान हैं, परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा, कौन हमारे खिलाफ कोई पत्र लिख देगा, और ये तो साहब 2 साल तक हैं, तो संज्ञान ले लिया जाएगा, और कौन हमारे जद में आ जाएंगे, कहां हमारा मेघालय ट्रांसफर हो जाएगा, कहना मुश्किल है। इसी मेघालय ट्रांसफर किया गया मुंबई हाईकोर्ट के एक जज का उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया, ज्वाइन करना स्वीकार नहीं किया। अब आप इससे कल्पना लगा कर लीजिए कि ये कितना बड़ा पनिशमेंट है। मेघालय जाना स्वीकार नहीं किया, इस्तीफा दे दिया।
लेकिन मेघालय नहीं, कि उनको लगा कि ये मेरा इंसल्ट है। हाईकोर्ट से लोग, मुंबई हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएंगे कि मेघालय जाएंगे? जबकि यहां कैंपेन चला गया, कल नीलेश जी बोल रहे थे, यहां कैंपेन चलाया गया कि वो तो बहुत ही सुटेबल जज हैं, ये हैं, वो हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना चाहिए, कॉलेजियम ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? इस सब का पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन गाड़ी दिल्ली की तरफ आने के बजाय पूर्वी प्रदेश की तरफ उनका रुख कर दिया गया। इसी से हलकान मचा हुआ है देश भर की जुडिशरी में, और मचना भी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, आप जनता को न्याय देने के लिए वहां बैठे हैं, इसलिए आप में जनता का भरोसा होना ही चाहिए। आखिरी ऑल्टरनेट भी नहीं होना चाहिए कि जनता का भरोसा 1% भी आप में ना रहे। यह आखिरी ऑल्टरनेट भी नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी द लास्ट ऑल्टरनेट, कि आपको ये एक परसेंट आपका डिसबिलीव हो गया है जुडिशियल सिस्टम में। नो, इट शुड नॉट बी दैट। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीजेआई सूर्यकांत यहां बैठे हैं। मैं तो बहुत सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं दिशा और सुशांत के केस को मैं फॉलो कर रहा हूं, इसलिए आपको यह लग रहा होगा कि हम ये चाहते हैं कि ये न्याय हो जाए। लेकिन इस न्याय होने के पीछे सिर्फ एक एक व्यक्ति, एक परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अजय मिश्रा टेनी के पुत्र को लिया गया था, उसी प्रकार से एक मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, सबके फंसे होने का इसमें पूरा षड्यंत्र है, खेल है। वो एक मामूली हत्या नहीं है। और आज मैं चलते चलते एक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं करना चाहता नहीं क्योंकि मैं इस तरह से कमजोर आदमी हूं नहीं, लेकिन मैं कर देता हूं। बीती रात 1:24 पे, 1:24 में बीती रात मुझे जिस नंबर से फोन आता है, वो नंबर यहां पर रिफ्लेक्ट होना कैसे होगा? नंबर रिफ्लेक्ट, ये एयरटेल वार्निंग स्पैम करके आ रहा है। 1:24 पे रात में मुझे धमकी दी जाती है। मैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं लाइव आप तक ये सूचना पहुंचा रहा हूं, और मैं जहां पर रह रहा हूं वहां के पुलिस कमिश्नर को मैं सीधे ये संदेश दे रहा हूं। मेरा लिखित एप्लीकेशन जाएगा, लेकिन मैं ऑन एयर आपको ये सूचित कर रहा हूं कि मुझे 1:24 पे वो नंबर, सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, ताकि वो जो धमकी देने वाले हैं वो अ, बदल ना सके। वो रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो फौरन धमकी दे करके वो डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर उसने दोबारा हिम्मत नहीं की, लेकिन ये नंबर है। और इसके पहले मैंने लिखित सूचना दे दी है जहां मैं रहता हूं, उसके पुलिस कमिश्नर को। और इसके पहले पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान भी लिया था, उन्होंने पुलिस की टीम भेजी भी थी। मैं उनके प्रति बहुत आभार भी प्रकट करता हूं। मैं दोबारा उन्हें ये ऑन एयर ये संदेश भेज रहा हूं कि इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि वो ये बैटल हार रहे हैं। तो एक बार फिर उन्होंने धमकी देने की कोशिश की है। पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं उन धमकी देने वालों को साफ-साफ कहना चाहता हूं, यहां हिजड़े नहीं बैठे हैं। और ये गलतफहमी उठा लेना तुम, हम भी कफन बांध के चल रहे हैं। तुम अपनी जितनी कोशिश करना चाहते हो कर लो, हम इस केस से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर तुमने दोबारा हिमाकत की तो मान से निकाल लेंगे तुमको हम। यह गलतफहमी हटा लेना। दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, उस कोने से ढूंढ निकालेंगे। हम यूं ही नहीं बैठे हैं यहां पर, और यूं ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और मैं सरकार को यह बात कह रहा हूं
कि सरकार इसका संज्ञान ले, अविलंब संज्ञान ले। और मैं खास तौर से महाराष्ट्र सरकार से भी ये कह रहा हूं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ये प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी तो आपके ऊपर भी आंच आएगी। मैं जहां पर रह रहा हूं, इसकी सरकार बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इन पर मुझे पूरा भरोसा है। इनकी डुगडुगी बजेगी, ये 7 समंदर पार से उनको ढूंढ लाएंगे। और फिर ऑपरेशन लंगड़ा इनका बड़ा हथियार चलता है, तो चिंता नहीं करिए। इस सरकार के प्रति तो मैं आश्वस्त हूं। तो आज मैं ये सूचना दे रहा हूं और उन्हें मैं लिखित कंप्लेंट भी भेजूंगा। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत से भी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह से धमकी दी जा रही है, आपके भी संज्ञान में ये मैं तथ्य ला रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।